सबसे पहला काम है कैलकुलेशन। अगर आपने कैलकुलेशन नहीं करी है तो आप नुकसान में से पढ़ने से नहीं होगा, समझ रहे हो ना, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। जितने भी सिलेक्शन वाले बंदे होते हैं या बच्चियां होती हैं, सबके सब एक कोई ना कोई कैलकुलेशन लेकर के चलते हैं। कैलकुलेशन मैं अगर बताऊं आपको, कम से कम जो सेफ नंबर है ना 530 से लेकर के 550 आउट ऑफ 720, इसके बारे में आपको पता होगा। इतना अगर नंबर नहीं आया, मैं यूपी के हिसाब से बताऊं, उत्तराखंड से थोड़ा बहुत कम हो जाएगा है ना, यूपी के हिसाब से चलूं, इतने नंबर पे ना लास्ट मेडिकल कॉलेज मिलता है, मिलता भी नहीं, ऑफ कोर्स मिलता भी नहीं, वेरी गुड। आपको इतने नंबर, एक कॉलेज है बांदा, है कि नहीं, या मेरा मुद्दा कहने का ये है कि इस रेंज में अगर आपके नंबर आते हैं तब जाकर के आपको लास्ट सीट के आसपास मिलेगी। मिनिमम आपको सेफ रेंज जानी है तो इसको क्रॉस करो। अगर आप इसको क्रॉस करते हो सिर्फ उसी कंडीशन में आपको एमबीबीएस मिलेगा। अब ये नंबर आएंगे कैसे भाई? हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ नहीं, बायो। मैथ किसने कहा था? चलो पीसीबी है ना भाई। सबसे पहला काम, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, जैसे मैं अगर कहूंगा तो मैं बायो पे फोकस करूंगा, बहुत ज्यादा फोकस करूंगा। अभी सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा क्या कर सकते हैं क्या नहीं। कम से कम 320, 300 के ऊपर नंबर होने चाहिए, तब जाकर के आप कहीं काम निकल पाएगा आपका। और इन दोनों को मिला करके टोटल नंबर होने चाहिए 240 के आसपास। कितना हो रहा है? ठीक है, समझ रहे हो? मिनिमम ये नंबर होने चाहिए दोनों को मिला के। इसमें भी फोकस आपको इस पे करना है, केमिस्ट्री पे। फिर जाकर के आता है फिजिक्स। अगर आप जो आपके सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, आपके दोस्त वगैरह, अगर आप मेरी बात मानो तो जो एवरेज बच्चा होता है ना, एवरेज जो सिलेक्शन होता है वो इसी रेंज में होता है। उसके नंबर होते हैं तकरीबन फिजिक्स में 90 से लेकर के 100, 110 के आसपास। ठीक है, यहां थोड़ा बहुत 80 भी ले लो, ठीक, लेकिन यहां पे नंबर जो है ना वो इसी रेंज में होते हैं। बाकी नंबर सारे यहां बटोरने होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं कहूं इसको लाने के लगभग 25 सवाल है कि नहीं, और अगर आप 300 की बात करते हो, 320 की बात करते हो, 4 8 जा 32, 90 में से। अब आप यहां देख लो कितना बचता है आपके पास में, 120 के आसपास, 130-40 के आसपास बचता है। समझ रहे हो? यानी कि सबसे पहला काम जो आपको करना है ना वो बायोलॉजी को करना है, फिर केमिस्ट्री और फिर जाकर के फिजिक्स। अगर आप इस रेंज को फॉलो करते हो तो आपके लिए बहुत आसान एमबीबीएस निकालना। मैं एमबीबीएस की बात कर रहा हूं, तब जाकर कहीं आपका ये कट ऑफ क्रॉस होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसको दिमाग में बैठा लो, इससे कम पे नहीं होने वाला। ये तो बात होगी कैलकुलेशन की। दूसरी बात जो आपको जाननी है वो ये कि भाई कैलकुलेशन तो हमने करी, एक सबसे बड़ी कमी अपनी ये रहती है, हमको पता है, आपसे पूछूं अगर मैं बायो की बात करूं 90 सवाल आते हैं, ठीक, अगर आप सही से पढ़ लो, आपको करने कितने, 80 सवाल करने हैं। 10 सवाल आपसे मैं कहता हूं कि छोड़ने नहीं है, ठीक है। 5 सवाल मैं 100% कहता हूं कि आपको छोड़ देने, 5 सवाल आपको छोड़ देने, छोड़ के आओ 5 सवाल, बचते हैं 5 सवाल। उन 5 सवाल में अगर आप अपना लॉजिक लगाने की कोशिश करो, अगर सही तरीके से करने की कोशिश करो, आप कुल मिलाकर के 82 से 83 सवाल सही कर सकते हो, अगर सही तरीके से चलते हो तो। इधर जितना बायो में कवर कर लोगे ना,
उतना आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में बर्डन कम हो जाएगा। भाई 3 महीने बचे हैं, हम पहले तो देहरादून आए, पढ़ने आए, हमने जो भी पढ़ा हमें नुकसान हुआ नहीं हुआ, लेकिन हम अब जाकर के जाग चुके, इसलिए तो आप यहाँ पे हो। और आखिरी के 3 महीने अगर हमने इस पर फोकस कर दिया कि भाई हम 85%, हमारा सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है हम पूरे साल भर आखिरी के सिर्फ 5% जो सिलेबस है ना, जो कहीं से नहीं आना, भाई इन 5 सवाल का हमें पता ही नहीं कहां से आना, और हम इनके पीछे लगे रहते। एक सवाल पेपर में दिख गया कि यार प्रियॉन्स के बारे में, या कोई भी ऐसा कोई टफ सा सवाल पूछ लिया गया, अब उसमें लगे कि यार ये मास्टर ने नहीं पढ़ाया। भाई पहले आप इसको कवर कर लो। अगर आपने 82 से 83 सवाल कर लिए ना बायो में, सीरियसली बोल रहा हूं, आसानी से निकल जाएगा। पहली तो बात ये आती है, हमको 85% मार्क्स, 85% सिलेबस पे काम करना। एक बात और आप जानते होंगे, हर कोई बताता रहता है कि इजी, मीडियम, हार्ड, है कि नहीं? हार्ड वाला जो सेक्टर होता है वो मात्र 6 से 7 या 8 से 9 सवाल होते हैं। बायो की बात करता हूं, 4-5 सवाल टफ होते हैं, छोड़ दिया हो तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स में भी आपके 6-7 सवाल होते हैं, बल्कि फिजिक्स में तो और कम, भी फिजिक्स के बारे में बताऊंगा, अभी तो ये बता रहा हूँ। केमिस्ट्री में, हाँ, केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हमें करना ही करना है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट तो मेन होने चाहिए, सिलेक्शन निकालना, तो बायो केमिस्ट्री आपने कर ली, समझ रहे? अब एक एक करके बात करते हैं। कोर्स के बारे में यही रहता है कि यार भाई, अब आप पूरे साल भर हमारे दिमाग में ये रहता है कि यार कोर्स कब खत्म होगा, ये टेंशन से बड़ी रहती है। कोर्स के बारे में मत सोचो, कोर्स करवाना टीचरों का काम है, आपका काम है सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन कैसे लोगे? जब सही तरीके से पढ़ोगे। तो सबसे पहली बात आपको कैलकुलेशन देखनी है। कैलकुलेशन के बाद अब जो दूसरी बात है वो आप जानो, क्या प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए हमारे साथ में। प्रॉब्लम्स ये हैं कि भाई हमें टीचर ने बता दिया कि ये पढ़ना है, अपनी कैलकुलेशन करो, अपनी समझो कि हाँ सब्जेक्ट कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग है। हर किसी का अलग अलग मोटो होता है, किसी की फिजिक्स अच्छी है ऑब्वियसली, किसी की केमिस्ट्री अच्छी है, किसी की बायोलॉजी अच्छी है। तो जो भी आपका टॉपिक अच्छा है आप उसके हिसाब से देखो। अगर मैं अपनी नजर से देखूंगा तो भाई सबसे पहले बायोलॉजी खत्म करो, और बायोलॉजी को बांट दो। बायोलॉजी को ये सोच लो कि भाई मुझे किसी भी हाल में 2 से 3 घंटे रोज देने हैं क्लास के अलावा। और एक दिक्कत और आती है आप में, वो क्या कि भाई कोर्स खत्म हो, हम घर पे बैठ के पढ़ेंगे। घर पे बैठ के कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, ये याद रखना। हर साल यही होता है, इसीलिए आप कम से कम 3-4 साल के रिपीटर बन जाते हो। जानते होगे ये चीजें, आपके भैया दीदी या दोस्त वगैरह होंगे, पता भी नहीं चलता है। और हम रिपीटर बनने की तैयारी में आते हैं, सोचते हैं यार आखिरी में पढ़ेंगे अपने आप, बस खत्म हो गया, एग्जाम आया, 5 मई को जाके दिया है, फिर अगले साल बैठे ही। क्यों? क्योंकि हम सोचते ही नहीं, बर्डन ही नहीं उठाते। एक चीज और है, अभी तीनों सब्जेक्ट बारे में बताऊंगा, उससे पहले एक बात और। एंड में ये मुझसे कई लोगों ने पूछा इस बारे में कि भाई पढ़ें कैसे। अब अभी वीडियो आज देखी थी, पढ़ें कैसे उसके बारे में समझ लो। देखो अब हमें एक, अभी अपने पास 3 महीना बचा हुआ है। अगर हम 3 महीने को 4-5 घंटे भी सोते हैं, बाकी टाइम पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली शरीर पे। पढ़ना कैसे है? 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटा पढ़ोगा, थोड़ी देर रेस्ट ले लो, पढ़ो। लेकिन क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं ना तो कितना पहुंच लोगे? अगर आपके 400 नंबर आए होंगे, आप चाहे आए हो और चाहे ना आए हो नंबर, हम बताते हैं कितने हमारे 400 नंबर आए, हर कोई ये बताता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके नंबर 350 आए थे, 400 आए थे, अगर आपके इतने नंबर आए थे, तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो ये और कम हो जाएंगे, और अगले साल फिर आप तैयारी करोगे, और ऐसे करते करते 4-5 साल बीत जाएगा। फिर आप यही कहोगे कि भाई अब मैं क्या करूं। कोई ऑप्शन मत रखो, ऑप्शन रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑप्शन मतलब विकल्प, एक हमारी टैग लाइन इस पे लिखी होगी, विकल्प संकल्प को कमजोर कर देता है। बीएससी, एसएससी, मैं ये नहीं कहता कि करनी नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका लेवल एमबीबीएस निकालने का है
तो प्लीज 1 साल डेडिकेशन उसी पे दो, कम से कम 1 साल। पूरी माँ बाप भाई बहन दोस्त वगैरह कुछ कहते रहे, मुझे बस अपना काम करना है, मुझे पढ़ना है, इतना सोच लो। और जितना ज्यादा पढ़ोगे ना, फॉर श्योर कह रहा हूं, जितना आप पढ़ना शुरू करोगे, खूब ज्यादा पढ़ोगे और इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये सोचते हैं यार मेरा मन नहीं लग रहा, पढ़ के देखो भाई, एक दिन पढ़ के देखो, फॉर श्योर कह रहा हूं 2-3 दिन में ऐसा लगेगा यार और पढ़ूंगा। और अगर कोई पार्टनर टाइप का मिल गया, फ्रेंडशिप पार्टनर जिसमें हम पढ़ रहे हैं, सही से पढ़ रहे हो, सवाल लगा रहे हो, एक दूसरे से सवाल पूछने की कोशिश करो, तो आपको मजा आएगी। खूब पढ़ो भाई, खूब पढ़ो, जब पढ़ो, क्योंकि डॉक्टर बनने अभी तो कम पढ़ना है, जैसे सेलेक्ट होगे ना, 2nd ईयर 3rd ईयर में पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा। 2nd प्रॉफ 18 महीने का हनीमून प्रॉफ, उसके बाद में और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो भाई डॉक्टर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अपनी आदत ऐसे डाल दो कि हमें पढ़ना ही है। बस सही बता रहा हूं, बहुत आसान है MBBS निकालना, बस सही से लग जाओ। अब अगली बात, थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं कि ये कोर्स का हिसाब किताब क्या होता है, कहाँ से सवाल आते हैं, कहाँ से नहीं। फिर अपने बारे में बताएंगे हम क्या करने वाले 3 महीने। अब देखो, अगर आप फिजिक्स के बारे में देखते हो एक एक करके, ये मैं चाहूंगा कि आप, सर ने बताया होगा आपको, है नहीं, लेकिन मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, अगर मैं होता तो मैं आपकी तरह फिजिक्स में मात्र 20 सवाल सही करने की कोशिश करता, 20 से 25 करने की कोशिश कर देता, इससे ज्यादा ना जाता। समझ रहे? और चूंकि जिनका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स होता है, मेरा नहीं है भाई, फिजिक्स में जिसका होता है, पसंद आती है, वो इसको और बढ़ा सकता है, पर मैं इस रेंज की बात करता हूं। 25 सवाल आपको ढूंढने चाहिए, 25 सवाल कहां से आएंगे। आपको पता होगा फिजिक्स में मैकेनिक्स कर लो, मॉडर्न कर लो, ऑप्टिक्स कर लो, अपने अपने हिसाब से होता है। लेकिन अगर मेजर पोर्शन कहा जाए, मैकेनिक्स फिजिक्स में, और क्या मॉडर्न, उसके बाद में क्या हीट, थर्मोडायनेमिक्स, ये कम पोर्शन होता है, लेकिन टीचर्स बताते हैं इनसे आता है सवाल, है कि नहीं। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, अगर आप इतना पोर्शन कर लेते हो ना, आप तकरीबन 30-32 सवाल कवर अप कर लोगे। आपके पास में बुक्स के बारे में बताऊंगा, इन तीनों, इतना अगर आप कर लेते हो, फिजिक्स में आपका काम पूरा है। कुछ करने की कोशिश करोगे तो ही होगा, और इससे ज्यादा मत सोचो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है कि नहीं। दूसरी बात आती है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भाई हमें सब कुछ करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में आप इक्का दुक्का टॉपिक छोड़ भी देते हो, मैं केमिस्ट्री में लेके चलता हूं कि आप कम से कम, अगर इधर आप कम कर रहे हो तो इधर आप बढ़ो, है कि नहीं। तो फिजिक्स में आप थोड़ा बहुत, क्योंकि फिजिक्स ही अपना टफ होता है, अपने सबके में ये दिक्कत आती है, फिजिक्स में सवाल नहीं होते। फिजिक्स में नीट में एवरेज पेपर आता है, लेकिन वो भी हमसे नहीं हिलता है कि नहीं। तो कुछ हमें ऐसा करना है जिससे हम सही तरीके से अपना इधर का निकाल लो। केमिस्ट्री में लगभग 40 सवाल, 5 सवाल आप कहीं से मिनिमाइज कर सकते हो, थोड़े बहुत 6-7 सवाल और देख लो। आखिरी आती बायोलॉजी की बात। बायोलॉजी का तो एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जहां से सवाल ना मिले आपको, एक भी टॉपिक। हर जगह से ट्रेंड अगर आप देखोगे ना, हर लिविंग वर्ल्ड आप कहते हो, लिविंग वर्ल्ड से भी एक सवाल आता है। हर चैप्टर से 37-38 चैप्टर हैं आपके बायो में, 10 यूनिट है, 38 चैप्टर है, हर जगह से सवाल आता है। लेकिन उसके बावजूद भी 2-4 यूनिट्स हैं जो थोड़ी कम वैल्यूएबल है, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी देखोगे आता है, 5 सवाल आते हैं, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी बड़ी है कि नहीं। लेकिन हर, फिर वही बात, हर टॉपिक से एक सवाल आता है। समझ रहे हो बात को? 90 पेपर 90 सवाल आने हैं, हमें क्या करना है, ये सब चीज। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात हो गई, कोर्स की बात हो गई। 11th-12th का वेटेज बराबर है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी। अगर आप ये सोचो कि मैं भाई 12th पूरा कर लूं, है ना, हाँ फिजिक्स में थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपके लिए क्या बेहतर है, टीचर के लिए नहीं, आपके लिए। पहले तो ये दिमाग में लाओ यार, मेरे लिए क्या बेहतर है। टीचर के लिए बेहतर वो तो अपना पढ़ाने के लिए, अपना
वो कुछ भी नहीं हो तो अपना सवाल कोर्स खत्म कराने के लिए काम करता है, पर आप काम करते हो अपने खुद के सिलेक्शन के लिए। जरा ये सोच के देखो, माँ बाप अगर यहाँ भेजा है तो उनको इससे मतलब नहीं है कि कोचिंग कैसी है, टीचर कैसा है, उनको इस बात से मतलब होता है कि मैं अपनी पसीना फूक फूक करके पैसा दे रहा हूँ। मेरे पापा भी यही समझाते थे, ठीक। तो कहने का मतलब है कि माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं आप लोग को बस सही तरीके से रखने के लिए। आप लोग में कई सारे हॉस्टलर हो गए, आई थिंक सो। तो जरा सोच के देखो। दूसरी चीज, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उससे मतलब नहीं है। आपको अगर लगता है कि आप निकल सकते हो तो भाई तैयारी कर लो। अभी 3 मंथ है और 3 मंथ में अब हम क्या करेंगे ये जानो। अगर आप ऐसे चलते हो तो मैं गारंटी तो नहीं ले रहा, पर आप वारंटी ले रहा हूं कि आप निकल सकते हो सही तरीके से। अगर आप चलो तो, अगर आप हमारे तरीके चलते हो तो आप निकल लोगे। आपको कुछ पैम्फलेट वगैरह मिले ही होंगे, उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हम एक 27 तारीख को टेस्ट लेंगे, ठीक है। ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक। 27 तारीख को जो टेस्ट होगा वो एक फुल सिलेबस टेस्ट होगा। उस टेस्ट में एक मौका है आपके पास में। अगेन अच्छे बच्चों को मैं चाहता ही हूं कि यार वो आ जाएं। 27 तारीख को जो टेस्ट है उसमें आप फुल सिलेबस है, आपके लिए नहीं, आपके लिए कोई मार्क रेंज नहीं है, आप पढ़ो, है ना। टेस्ट दो, अपने आप को एनालाइज करो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। फुल सिलेबस का टेस्ट है, ये लखनऊ से आया हुआ टेस्ट है। हाँ, एक बात तो रहेगी, अंतर क्या है? देहरादून, लखनऊ, कोटा, कानपुर, इनमें अंतर क्या है? देहरादून में आपने देखा होगा यहाँ पे एक तो माहौल ही नहीं है, टीचर्स भी कोई मतलब ही नहीं, कोर्स कर्म कराए में लगे हुए हैं, पढ़ाने में नहीं लगा हुआ है। मेरे पास जितने बच्चे आए थे वो सब सेटिस्फाइड है। रीजन क्योंकि मैं कोशिश तो यही करता हूं कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे सकूं। यहाँ पे बेसिकली जितने भी लोग हैं वो सब सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश में। जब आपका टीचर आपके साथ नहीं लगेगा आप नहीं निकल सकते, समझ रहे हो? प्लीज लग जाओ, मैं आपके साथ में खड़ा हूं, पूरे एंड तक 2 मई तक खड़ा रहूंगा। एक बात और, कोटा और लखनऊ वहां पे क्या होता है, पूरे एंड ऑफ द डे, मतलब परसों एग्जाम है तो आज तक क्लासेस खुली हुई हैं और क्लासेस चल रही हैं। इस वजह से वहां पे रैंक 1, 2 आती। यहाँ पे क्या है, एक बंदे की रैंक आ गई बस उसका ही प्रोमो करने लगे, है कि नहीं? तो भाई आप ये सब जानते हो, मुझे कुछ भी बताने की आपको जरूरत नहीं है। मुझे बताने की क्या जरूरत है? आवर स्ट्रेटेजी। अब जरा जानो हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको श्योर है कि आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा देगा जो आप मेन समझना चाहते हो। देखो भाई, हम क्या करेंगे, 27 तारीख को टेस्ट होगा, उसके बाद हमारा काम शुरू होगा। हम क्या करेंगे, बच्चों को देखेंगे किस टाइप के हैं, उसके हिसाब से अपने पास में 1 फरवरी से लेकर के 2 मई, कितना समय है? ऑलमोस्ट 3 मंथ। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई भी 2 ले लेंगे, ठीक। इसमें अपने पास होली है, होली जानते हो ना, होली है, संडे है और टेस्ट डे। जिस दिन टेस्ट होगा आपको बस जो शेड्यूल पे पैम्फलेट मिला होगा उसमें आपके 12 टेस्ट दिए गए हैं, है नहीं? उसमें से एक टेस्ट तो आपको 27 तारीख को ही हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों छुट्टियों को मिला करके घटाने के बाद आपके पास बचते हैं 62 डेज। भाई 3 दिन होली की मिलेगी, बाकी संडे आपके पास है, 12-13 संडे, और जो टेस्ट आपके 12-10-11 है। इन सबको हटाने के बाद आपके पास वर्किंग डेज है 62, हाँ 62, 62, और हमारे पास है 62 दिन है काम करने के लिए 1 तारीख से। अब एक एक करके मैं चलता हूं, हम क्या करेंगे। पहले बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। एक बुक है दिशा की,
ये मुझे बहुत ही बेस्ट बुक लगी, MTG पिछले साल चलाई थी, इस बार मुझे दिशा लगी सबसे सही। रीजन इसका क्या है, इस बुक में टॉपिक वाइज सवाल है। टॉपिक वाइज मतलब चैप्टर वाइज तो MTG में है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मेरे को जो बेस्ट लगी वो ये, इसीलिए मैंने इस बुक को लगाया है। इस बुक में टॉपिक वाइज सवाल है, तकरीबन अगर देखे जाए 1652 सवाल हैं 31 साल के। टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज के अंदर टॉपिक, जैसे मैं कह दूं यूनिट मेजरमेंट में आप एरर एनालिसिस देखोगे, है कि नहीं? केमिस्ट्री में चले जाओ थर्मोडायनामिक्स में आप हेस लॉ देखोगे, है कि नहीं? बायो में चले जाओ आप क्या नाम है उसमें रिप्रोडक्शन में आप ह्यूमन इवोल्यूशन देखोगे, कोई पर्टिकुलर टॉपिक देख लो, पूरा टॉपिक वाइज इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सवाल दिए गए, समझ रहे हो? तो अगर आप इस बुक को हम क्या करेंगे, हमने इसी बुक को लगाया, इसी बुक के साथ में चलेंगे। अब क्या करेंगे पहले ये जानो। अगर मैं कहूं मेरे पास में फिजिक्स में अगर यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे इंडेक्स में आपको दिया गया है कि किस चैप्टर से कितने सवाल आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, है कि नहीं? तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कि भाई कि हमें किस हिसाब से कौन से टॉपिक पे देखना है, ये आपका काम है। आपको बेटे मैंने पहले बताया, आपको ये समझना है कि आप किस हिसाब से तैयारी करोगे, आपके लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम तो एज एन हर किसी के लिए लेके चलेंगे, इसीलिए हम इन 62 दिन के बारे में बात कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास में देखा जाए फिजिक्स में आपके टोटल चैप्टर है 28, ठीक है? 28 गुना कितना हुआ, 28 + 28 8 2 16 और 56 दिन के आसपास, ठीक है? प्लस माइनस 62 डेज है, यानी कि हम एक चैप्टर को 2 दिन दे सकते हैं। मेरी बात समझ रहा हूं? मैं अभी सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, बायोलॉजी की बात आपको भी बात बताऊंगा। बायोलॉजी सबसे बड़ा वो है ट्रीट आपके लिए। देखें क्या 62 दिन में हम करेंगे क्या, एक दिन आपको पूरी थ्योरी देंगे, सर ऑब्वियसली आपको देंगे, पहले आपको थ्योरी समझाई जाएगी एक दिन में जितनी पॉसिबल हो पाएगी, ठीक? मेन रहेगा फोकस कि जो रिसेंट ट्रेंड में पूछा जाता है उसके फॉर्मूले आपको मिल जाए, आपको समझ में आ जाएगी कॉन्सेप्ट क्या पूछे जाते हैं पर डे पर ईयर, क्या क्या सवाल आता है हर टॉपिक में से। उसके बाद में मेरा भाई अगले दिन, ये पहले दिन का काम हो गया, दूसरा दिन जो इसी टॉपिक को देंगे उसमें हम सवाल कराएंगे। सवाल का मतलब जैसे मान लो मैं कहता हूं कोई टॉपिक बताओ फिजिक्स में ग्रेविटेशन, तो एक दिन हमने क्या किया, ग्रेविटेशन समझ लिया एक रफ आइडिया में कि भाई हमारी एस्केप वेलोसिटी कितनी है, इस टाइप से सवाल हम समझ लिए, पूरी हमने मेथड समझ लिया एक दिन में। 1.5 घंटे क्लास होगी, 1.5 से पौने 2 घंटे की, वो सभी बात बताऊंगा, पहले ही जान लो। तो हमने थोड़ा समझाया, नेक्स्ट डे आपको घर के लिए होमवर्क दे दिया कि आपको अपने सवाल करके लाने। अगले दिन उसी टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्विंग डे होगा, सर अपने हिसाब से आपको बताएंगे क्या ये सवाल है, ये सवाल है, आप करो। सर यहाँ पे बोर्ड पे आपको सवाल करके दिखाएंगे, आपको समझना है और घर जा करके उसी दिन तैयारी करनी, मतलब सर के लोग के साथ चलोगे। जो हमने पढ़ाया आपने उसको घर जाके रिवाइज किया, अगले दिन सवाल कराए तो उसको भी रिवाइज किया। आज हमने जो पढ़ाया आपको थ्योरी दी ग्रेविटेशन की, घर गए उस थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको अप्लाई करना है। मतलब अगर 1.5 घंटा आपको यहाँ हम दे रहे हैं, है कि नहीं, तो आपको घर पे कम से कम 3 घंटे देने हैं फिजिक्स पे। ये आपको मैनेज करना कैसे, क्योंकि भाई अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ये सोच लो कि हम चिट बना के ले जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। नीट का एग्जाम है वो, कपड़े तक उतरवा लेते हैं वो लोग, नहीं। तो इतने 1.5 घंटा अगर हम यहाँ दे रहे तो कम से कम 2 से 2.5 घंटा, पौने 3 घंटा आपको घर देना होगा। आपने जो ग्रेविटेशन पढ़ा उसको आपने उसके बाद में ये आए हुए सवाल लगा, इतने लगा लोगे बहुत है, ठीक। कॉन्सेप्ट रिपीट्स होते हैं। यही काम होगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी प्लस माइनस इतने ही टॉपिक हैं, 62 दिन में आराम से हो जाएगा। एक टॉपिक एक दिन आपको समझाने में और एक दिन आपको सवाल लगवाने में, ठीक। ये हमेशा चलता रहेगा। आप घर पे इसी के अकॉर्डिंग अगर चलते हो तो फॉर श्योर है आपको बेनिफिट ऐसा मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो उसी तरीके का, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर जानते हो कि भाई मेरे लिए। अब आप सोचो, मान लो मैं कहूं मैं थर्मोडायनामिक केटीजी पढ़ा रहा हूं, ग्राफिकल सॉल्यूशन करा रहा हूं, नहीं पता आपको, तो आप उस दिन
मैं ये नहीं कहूंगा कि आप स्किप करो, क्लास में आओगे, समझोगे, आप अपना जो टॉपिक, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ना, जिसको आपको काम करना, उस पर आप काम करोगे। समझ रहे हो? ये काम ध्यान रखना, ये मैं आज जो बता रहा हूं इसको ध्यान रखना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, दोनों सब्जेक्ट में। ठीक, ये बात हुई फिजिक्स और केमिस्ट्री की। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको ये तीनों छुट्टियां मिलेंगी। बायोलॉजी जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो बच्चे जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। आप लोग समझो मैं क्या बताना चाहता हूं। बायो में प्योर, मैं फिर कह रहा हूं प्योर एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, प्योर एक एक लाइन रीड करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा। क्या रहेगी स्ट्रेटेजी? जो बायोलॉजी होगी उसमें संडे को मैं क्लास लूंगा, हर संडे। टेस्ट इसीलिए आपका मैंने एक भी संडे नहीं रखा है। टेस्ट जितना भी है वो आपका मंडे से सैटरडे के बीच में किसी एक दिन होगा, और उस दिन सिर्फ टेस्ट होगा। बात समझ में आती है? टेस्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं है। टेस्ट वाले दिन आप, अभी टेस्ट सीरीज बताऊंगा, पहले आप यहां जाओ ना बायो के बारे में। बायो की क्लास संडे को भी होगी, टाइमिंग के बारे में बताते हैं आपको। क्या करेंगे? 38 चैप्टर हैं, 38 का डबल करते हैं तो 62 दिन से बहुत ज्यादा चला जाता है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा। आप देखने की कोशिश करो, 38 इंटू 2 करो, 8 दूनी 16 और 3 दिया 72, 76 दिन चाहिए। नहीं है इतने दिन, इनको बनाने पड़ेंगे, संडे इंक्लूड करेंगे। रीजन उसका है, मैं कोर्स को भगाना नहीं चाहता। मैं आपसे जो जानते हैं और जो नहीं जानते उनसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं पर डे रिवीजन के साथ चलूंगा। मतलब आज, और सबसे पहली बात, आज मान लो मैंने कोई टॉपिक शुरू किया, मान लो मैंने शुरू किया प्लांट फिजियोलॉजी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ाया या मॉर्फोलॉजी टॉपिक पढ़ाया, तो एक पहली तो बात, लाइन बाय लाइन आपको रीड करवाऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद छोड़ूंगा आपको। घर जाओगे आप, नेक्स्ट दिन जब आप आओगे तो सबसे पहले कम से कम 15 से 20 मिनट रिवीजन करूंगा, जिसमें मैं सवाल बोलूंगा, आप जवाब दोगे। ये जल्दी जल्दी इंटरेक्शन होगा, रोज सिर्फ उतना जितना मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। ठीक, ये काम रोज रहेगा, रोज रिवीजन का काम रहेगा। और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। मतलब जैसे मान लो आज मैंने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की बात ले लेते हैं। पहले मैंने आप देखा कि ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सब मैंने आपको समझाया, पढ़ाया। अगले दिन जब आप आओगे तो पूरा ही रिवाइज होगा। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? वाटर पोटेंशियल। मेरी बात समझ में जाओगे, है कि नहीं? तो पहले हम रिवीजन करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये काम रोज चलेगा, रोज। और संडे को क्या रहेगा? संडे को चूंकि मैं चाहता हूं धीमे धीमे चले, मैं चाहता हूं कि कम से कम 3 दिन के आसपास एक टॉपिक को मिल जाए, है कि नहीं? क्योंकि भाई सोचो 38 चैप्टर हैं, अब इनको हमें अगर डिवाइड करते हैं 38 गुणा 3 करेंगे अगर, तो जितना भी होता है हमें बहुत ज्यादा, हमें संडे भी चाहिए होगा, है कि नहीं? तो मैं बिल्कुल भी स्पीड को भगाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आराम आराम से चलूं और आराम से आपको याद हो जाए। इसके बाद आपको बायोलॉजी में ना, ये समझ लेना 300 नंबर आपके हाथ में। सॉरी, अब टाइमिंग की बात ले लो और टेस्ट सीरीज ले लो। पहले टेस्ट सीरीज में क्या है? जितने भी टेस्ट होंगे, 12 टेस्ट हैं, 12 के 12 टेस्ट के आपको सॉल्यूशन मिले प्रिंटेड, जितने भी लोग एनरोल करते हो। टेस्ट में बायोलॉजी का जो सेक्शन होगा उसमें एनसीईआरटी का पेज नंबर लिखा रहेगा, किस पेज पे आपका सवाल है। ठीक, पेपर का जो पैटर्न रहेगा प्योर नीट के लेवल का रहेगा कि भाई कितना सेक्शन हमें देना है टफ, कितना सेक्शन हमें देना है प्रीवियस ईयर का। हाँ, कुछ 2-4 सवाल रहेंगे हर पेपर में जो प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं, तीनों सब्जेक्ट्स में, चाहे वो आईआईटी हो चाहे वो नीट हो। 4-5 सवाल नहीं, सर ड्यूमोरोलाइव नहीं होंगे आप, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड कराने के लिए। ठीक है, मैं चाहता हूं एक स्लॉट तो रहे 2 बजे से लेकर के 5 बजे, और एक स्लॉट सुबह के लिए, क्योंकि आगे पीछे आपका प्रॉब्लम रहती है नहीं?
तो इस हिसाब से ये हुई बात आपकी टेस्ट सीरीज के बारे में। टेस्ट सीरीज में सॉल्यूशन रहेगा और आपको पेपर बुकलेट मिल जाएगी। उसके बाद में टाइमिंग क्या हो, बैच की टाइमिंग। बैच में क्या होगा, हम जो 1 तारीख को बैच शुरू करेंगे उसमें जो आपकी टाइमिंग रहेगी वो 12 बजे से रहेगी। 12 बजे आपकी सबसे पहली क्लास होगी, 12 से लेकर के 1:30 बजे तक फिजिक्स, बायो नहीं फिजिक्स, ठीक, फिजिक्स क्लास रहेगी सबसे पहले आपकी। उसके बाद में 15 मिनट का या 10 मिनट का गैप दे करके करीबन 1:45 से लेकर के आपकी चलेगी क्लास 2:45 और 3:15 या जैसे भी रहेगा, मैनेज हो जाएगा केमिस्ट्री, ठीक है। और उसके बाद में 3:30 पौने 4 बजे के आसपास से आपकी क्लास चलेगी बायो की। ये चलेगी 2 घंटा, जिसमें अगर पौने 4 बजे चलती, 3:45 के आसपास से चलती है तो करीबन 15 से 20 मिनट आपका रिवीजन रहेगा। बिना रिवीजन के मैं बढ़ने वाला नहीं हूं। अगर आपको सिलेक्ट होना है तो रिवीजन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीनों सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में तकरीबन 2 घंटे के आसपास 2 आवर, 3:30, 3:45 से लेकर के 4 और 5, 5:30 बजे तक, ठीक है, आपकी बायो चलेगी रोज। ये रही बात वर्किंग डेज में, मतलब मंडे से सैटरडे। टेस्ट के अलावा टेस्ट वाले दिन आपकी छुट्टी रहेगी। अब अपना प्रिपेयर करो, जो आप कपड़े पड़े धोते हो, जो भी काम करते हो वो सब काम करो। क्योंकि यार सबसे बड़ी बात तो ये तो बताना ही भूल गया, जब हम तैयारी करते थे तो उस टाइम पे हम लोग करते क्या थे, एंड टाइम पे होता क्या था कि शुरुआत में तो जाते थे, हाँ ये बात बताऊंगा, अभी बताऊंगा, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब बताऊंगा इसके बारे में, वापस आओ। संडे को समझो, संडे को क्या होगा, सुनो भैया, संडे को क्या होगा, संडे को जो आपकी क्लास होगी सिर्फ बायोलॉजी की क्लास होगी, 10 बजे से होगी। 2 सेशन रखना चाहता हूँ 1.5 घंटे के, 10 से लेकर के 11:30, 15 मिनट का गैप दे करके 11:45 से लेकर के जब तक आपका मन करेगा। ये हो सकता है कि 1 घंटा हो, है नहीं, डिपेंड करेगा सिलेबस के ऊपर, ठीक है। मेरे को इस हिसाब से मैनेज करके चलना है कि आपका एग्जाम तक पूरी एनसीईआरटी आपके दिमाग में बैठ जाए समझ करके, ठीक, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। उसके बाद में ये बात होती है, हाँ, एक सबसे बड़ी दिक्कत जो हम सब में होती है, रिपीटर्स जितने भी हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो बता दूं क्या, हम शुरुआत में तो बड़े मजे से आकर के एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन रेगुलरिटी नहीं रख पाते। हम सोचते हैं कि यार ये तो वही बता रहा है, वही पढ़ा रहा है, घर पे भी हम पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी, फिजिक्स केमिस्ट्री सवाल घर पे भी लगा सकते हैं और बैठ जाते हैं घर पे या कमरे पे। कुछ नहीं होने वाला, ये खुद का एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं होता है। एंड में आता है यार अब बचे 10 दिन, अब क्या करूं, बस वही बीत गया। कोई पिक्चर देखने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, हो गया था, समझ रहे हो। तो प्लीज अगर आप ये बीड़ा उठाओगे कि मैं इस बैच को ज्वाइन कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं, तो अगर बेनिफिट उठाना चाहते हो तो पूरे 2 तारीख तक आराम से आना, रेगुलर आना, जैसे मैं आऊंगा आपको पढ़ाने के लिए। बीमार पड़ोगे तो भी आपका नुकसान है, क्यों, क्योंकि अगले साल फिर आप यहीं बैठोगे, यहाँ नहीं बैठोगे, कहीं और बैठोगे। आप अच्छे से जानते हो, आप सब जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ। हम सब के सब डिमोटिवेट होते हैं, सबके सबका नुकसान होता है। और अगर हम सही तरीके से काम करें, नीट को बड़ी बात नहीं है, 550 आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गई बात है, सिलेबस क्रैश सब हो गया, नाम इसका यही है। हाँ एक बात, जो सिलेबस रहेगा आपका, पहले 12th का सिलेबस खत्म होगा, फिर आपका 11th का सिलेबस खत्म होगा। मतलब पहले कोशिश ये करी जाएगी, इस बायो की बात करता हूं मैं, तो सबसे पहले 12th की पूरी बायोलॉजी खत्म करी जाएगी यूनिट वाइज, और आपका जो टेस्ट होगा यूनिट वाइज होगा। 10 टेस्ट होंगे आपके जो यूनिट वाइज होंगे, तो 10 यूनिट बायो में, तो 10 टेस्ट आपके होंगे हर यूनिट में। जैसे मेरे को बायोटेक्नोलॉजी 2 यूनिट है, 2 चैप्टर है, तो दोनों के एक में एप्लीकेशन है, एक में उसके प्रोसेस है, तो उन दोनों को मिला करके आपका एक टेस्ट बनेगा। ये आपके लिए अगर शुरू किया है तो प्योर ये लखनऊ पैटर्न पे है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते इसके पीछे कितना एफर्ट लगेगा, और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा
जब आप घर पे रात में 2 बजे जब नीट का रिजल्ट निकलता है या जब नीट का पेपर देके आते हो, यही तो होता है, पूरी रात नहीं सोते हो। क्यों? क्योंकि नंबर मिलाने होते हैं। तो रात में जब मिलाओगे ना तो उस टाइम ध्यान आएगी कि यार मैं जब वहां पे गया था 17 तारीख को, तो वहां पे होने की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लिए है कि सोच। दूसरी, टीचर्स आपको कहेंगे कि यार ये मत करो, वो मत करो। मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं, आप अपनी आवाज सुनना कि आपके लिए क्या बेनिफिट है। ये एज अ टीचर और एज अ, मैंने भी कभी तैयारी करी थी, तो उसके बेस पे मैं आपसे कह रहा हूं, आपके लिए आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक। अगली बात, आखिरी बात जो है फीस की, इसके लिए बड़ा कंट्रोवर्सी है। फीस आप पहले तो नीट का जो 27 तारीख वाला टेस्ट है उसको दो, उससे पहले रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना, क्योंकि कई बच्चे आ नहीं पाए और चूंकि सीट सारी भर जाएंगी, तो 1 तारीख से पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्रेशर मेरे ऊपर हो, क्योंकि मुझे रिजल्ट देना है। मेरे पास में से अगर आप में से ना 20-25 बच्चे सेलेक्ट हो गए, मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया। मैं खुद के लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बेस्ट बनना है और आपको ये प्रूफ करना है। जब तक आपको टारगेट नहीं होता ना खुद करने के लिए, तो आप क्यों करोगे? तो आपको ये प्रूफ करना है कि भाई नीट 2019 मेरा है, मैं लूंगा, अपनी सीट लेके रहूंगा। अगर आप ले ली, जरा सोच के देखो, मम्मी पापा के बारे में सोचो, अपनी माँ के बारे में सोचो, हर किसी के बारे में सोचो जो आपके हितैषी हैं। ठीक है, तो मेरी जस्ट रिक्वेस्ट यही है आपसे। देखो, मैं कोई वो नहीं हूं कि आपको कह रहा हूं, ये जो खुद पे बीतती है ना वो आपको बताता हूं। तो जिस तरीके से आपको टॉपिक पढ़ाया था उस तरीके से तो नहीं चलूंगा मैं प्योर एनसीईआरटी के ऊपर चलूंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तब जाकर के आपके दिमाग में। हाँ, एक बात और, बायो में मैं ऑब्जेक्टिव नहीं कराऊंगा। ठीक है, बायो में मेरा टारगेट रहेगा एनसीईआरटी खत्म करनी है, समझा करके। आप जब 2-4 दिन करोगे ना, आपको खुद ब खुद याद होगी, आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा। जितने बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको कॉन्फिडेंस के बारे में पता है। बायो में आप क्या करोगे, मैंने जो भी आपको पढ़ाया, आपका पहला काम और आखिरी काम यही है, घर जाओ, उसको पहले एक बार अपने आप से पढ़ो, जो समझाया है उसको सोचो, हर पॉइंट पे एम्फसाइज करो जहां जहां मैं वर्ड्स बताऊंगा। एनसीईआरटी इतनी सी है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन इतना ज्यादा है कि नहीं? तो उसको समझने में आपको जितना टाइम लगेगा पूरा लगाओ। ध्यान रखना, बायोलॉजी को नहीं छोड़ोगे आप घर जाओ, बायोलॉजी पे सबसे पहले टूटो, उसको समझो, उसके बाद समझने के बाद अपना फिजिक्स केमिस्ट्री करा, और उसके 2-3 घंटे के बाद जब आप बैठोगे तो ऑब्जेक्टिव जरूर लगाना बायोलॉजी के। ध्यान रखना है, आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे, जब आपके सही होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, अगले दिन आपको और काम करने में मजा आएगी। ठीक है, तो इतनी चीजें मुझे कहनी थी और कुछ आई थिंक नहीं है ना? कोई सवाल हो आपका बताओ, ताकि मैं उसको पूरा कर सकूं, कुछ भी हो। देखो अब, हाँ एक बात और, अपने अगल बगल के बच्चों से डिमोटिवेट होना, ये सोचना कि इनके सामने मैं कुछ बोलूंगा मुझे शर्म आएगी, तो आप अपनी जिंदगी में ना अपने से 1 फुट पीछे जा रहे हो। हमारे जो सीनियर्स, हमारे जो बॉसेस हैं, वो भी हमको यही बताते हैं कि अपने क्वेश्चंस पुट अप करने में शर्माना नहीं चाहिए। कुछ भी डाउट हो आपको, जो लगता है कि यार मैं इतने नंबर नहीं ला पा रहा हूँ, या मेरे पास ये प्रॉब्लम है, या मेरे पास में ये दिक्कत है, आपका जितनी भी दिक्कत है, मैं सब लगभग ये तो हूं नहीं, लेकिन 80 to 85% आपके साइड डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बताओ कोई सवाल हो तो, जो आपको लगता है अभी 3 महीने में कैसे क्या करना चाहिए। नहीं है? चले, ठीक है ना? तो आप अपना एक तो रजिस्ट्रेशन कराओ। ठीक, दूसरी चीज, अपनी प्रिपेयर करने के लिए अपनी मंशा सोचो, आपको क्या लेना है, क्या करना है, उसका डिसीजन आपके हाथ में। ठीक है, बस इतना ही मुझे कहना है। बाकी आप सब आओ, मैं यही चाहता हूं। और नीट 2019 फोकस उस पर ही रहेगा। नीट के बाद में एम्स के लिए कोशिश करूंगा कि एक
रिवीजन टाइम और दे दूं, क्योंकि उसके बाद आई थिंक 10-12 दिन बचते हैं नीट के एग्जाम के बाद, ऐसा ही कुछ होता है। तो उसमें कोशिश ये करेंगे कि हर यूनिट को एक दिन में खत्म कर दीजिए, है ना। क्योंकि आप जब सोचो इतना 3 महीने, अभी 3 महीने बहुत होते हैं यार, 3 महीने इतने होते हैं कि हम 3 महीने करें तो ठीक है। बस और कोई डाउट नहीं है आपका? कोई डाउट? ठीक है ना, आप लोग जाओ। थैंक यू। हाँ हाँ रुचर पूछो भाई, खड़े हो। सब इंस्टीट्यूट कहीं पे भी जाओ ये बोलते हैं कि हम आपके साथ परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन बाद में नहीं हो पाता। देखो इस बच्चे ने जो बात कही ना, ये बिल्कुल सही है। रीजन उसका देहरादून में आज तक एलियंस नहीं आए। सुनो, एलियंस मतलब मैं कोई एलियन नहीं हूँ, ठीक है, एलियंस नहीं आए। बट फॉर रियली स्पीकिंग मेरे कुछ बच्चे आप बैठे हुए हैं ना, 2-4 बच्चे हैं, आप उनसे मिलो, ठीक है। आई कैन बेट यू, आई कैन गारंटी यू कि इन 3 महीनों में मैं आपसे कहीं दूर नहीं जाने वाला। मैं YouTube पे भी मिलता हूँ आपको, ठीक है, अभी शुरू किया है मैंने, ज़्यादा समय नहीं हुआ है नहीं। तो आप YouTube पे मैं बेसिकली रिवीजन टाइप के मतलब रिवीजन तौर पे बिना बोर्ड का यूज़ करे डालने की कोशिश करता हूँ। हाँ ये बात और है, मैं अभी 1 तारीख से जो भी आपको पढ़ाऊंगा उसका रिवीजन लेक्चर तेजी वाला वो मैं YouTube पे जरूर डालूंगा रोज, ठीक है। तो आप ये तो विश्वास करो, देखो भाई विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप भीड़ में चलते हो ना, जब कोई चीज़ खरीदते हो तो आप विश्वास के ऊपर खरीदते हो। अगर आप ये सोचोगे कि यार हर किसी ने धोखा दिया, ये भी धोखा देगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ आपके पास में, अगर मैंने जरा सा भी कुछ किया आप मेरी गर्दन पकड़ लेना आगे। मतलब ये बहुत ज़्यादा बात बोल दी है मैंने, ठीक है, बट सीरियसली आई विल बी देयर। सिर्फ सेकंड में आप विश्वास करो और आप आओ, है ना। बस और कुछ बच्चे, और कुछ भी हो जो आपको लगता हो, और कोई सवाल? बोलो बोलो। सर आपने बायो में तो बोल दिया कि हम आपके साथ अच्छी मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या होगा? बिल्कुल भी इनका 62 दिन है आपके पास, खाली संडे को छोड़ करके पर डे बेटे रहेगा। आप बिल्कुल ये मत सोचो, आप ये मत बिल्कुल सोचो कि फिजिक्स वाले सर ना मुझसे ही बहुत ज्यादा सीनियर है। उनको बारे में जो आप उनसे पढ़ोगे ना पहले दिन, जितना आपको मेरे से पढ़ के जहाँ तक मैं समझा पाया हूँ, आई थिंक समझा लिया होगा ना, उससे लगभग 2-3 गुना ज्यादा अच्छा सर पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। आप बिल्कुल विश्वास के साथ में आओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि यार लगेगा कि यार इन लोगों ने भी हमारे साथ विश्वासघात किया है, नहीं, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। केमिस्ट्री वाले सर नहीं आ पाए, ठीक, लेकिन केमिस्ट्री वाले सर और भी अच्छे हैं, उनका एक्सपीरियंस आप शायद जानते भी होंगे उनको, डॉक्टर उपेन चौधरी, शायद मैं जानता नहीं, आप लोग जानते नहीं जानते हो, लेकिन वो बहुत फेमस है, ठीक है। तो हम तीनों लोग मिल करके आपको देंगे। 62 दिन तो फिजिक्स केमिस्ट्री रेगुलर रहेगी, इसमें आप इफ एंड बट कुछ नहीं है, खाली होली की छुट्टी होगी और टेस्ट वाले दिन छुट्टी होगी। टेस्ट का रिवीजन है ना, आपको चूंकि सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसके बाद में भी आपको कोई डाउट होता है तो उसके लिए डाउट सेशन रखा जाएगा आपके लिए, ठीक है। और कुछ? मुझे स्टूडेंट अच्छा लगा। आपका नाम क्या बेटे? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, बताओ। क्रैश कोर्स के बाद भी टेस्ट होंगे कुछ, मतलब जैसा हम हाँ एक बात और यार, ये मैं ना एक्चुअली कोर्स खत्म नहीं हो पाएगा, है ना, तो मैं चाहता हूँ कि आखिरी में 4-5 आपके फुल सिलेबस के टेस्ट रखवा दूं। ये होगा आपका अप्रैल में, अप्रैल के आसपास, है ना। ये सब करते रहेंगे यार, है ना। मेन देखो यार, मैं बताऊं, फुल सिलेबस के चक्कर में मत जाओ, आप ये जाओ कि आप जितना कर ले रहे हो ना, ये आपका अच्छे से होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा, इसकी आप टेंशन ना लो, मैं कोशिश करूंगा, ठीक। जितना आपको विश्वास मेरी आंखों में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, बट आई कैन प्रूफ यू कि आप 2 मई को 5 मई को आप यही कहोगे कि हाँ यार सही जगह आए, ठीक है। अब और कुछ? सेमिनार बंद करना चाहता हूँ, बहुत टाइम हो गया। मर्जी चले, आप लोग आओ, है ना, अपना अपना हिसाब से देखो, कुछ भी हो, अभी मैं वहां बैठा हुआ हूँ, कोई सवाल हो। और हाँ एक सवाल और है क्या बेटे, एक सवाल और, ये बुक्स जो हैं ये यहीं पे अवेलेबल हैं, ठीक है, फ्री में नहीं, फ्री में हमें नहीं पड़ेंगे भाई, दिशा से लिए मानेगा थोड़े ना, ठीक। मुझको मिली है 35% पे, आपको भी मैं 35 पे दे दूंगा, मतलब 5% घाटा मैं ले, ऐसा नहीं होता यार।
जितने मुझे मिले उतने पे आपको मैं दे दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर।